Assalamualaikum. So after discussing the concepts of purchase return, purchase discount, sales return and sales discount, देखिए ये जरूरी होता है कि अब हम इसको एक ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे जनरल जर्नल इटसेल्फ एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्म में इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट जो है हम इसको टोटली जो है हम ग्रास्प कर लें और हमारे इस पे ग्रिप हो जाए, ठीक है। अगेन मैं जरा एक चीज को क्लैरिफाई करते चलूं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हमने जो सवाल सॉल्व किया था, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इट वाज ऑफ मिस्टर इखलाक, ठीक है। तो टॉप पे हमने यहाँ लिख दिया था मिस्टर इखलाक, सही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंपनी का नाम यूज हो रहा है और ये कंपनी एक्सवाईजी कुछ भी हो सकती है, तो अब इस केस में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हक स्टोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिनोट करने का तरीका होगा मेसर्स M/S, ठीक है। इट इज अ ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी, मेसर्स इसकी सही है स्पेलिंग है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में M/S करके लिखते हैं, ठीक है। अक्सर आपको जो है ये कंपनी के लेटर हेड्स पे बड़ा नजर आएगा, तो ये भी बच्चों को इल्म होना जरूरी है कि ये M/S का मकसद क्या है कि व्हेन वी रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी भी लेटर हेड में या स्पेशली जनरल जर्नल में या अकाउंट्स में, तो हम ये टर्म यूज करते हैं मेसर्स। जैसे किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम रेफर करना हो तो वी कॉल हिम मिस्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करना होगा तो वी विल यूज द टर्म मेसर्स, दैट इज M/S इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं जिसमें हमारे पास परचेज रिटर्न अलाउंसेस और सेल्स रिटर्न अलाउंसेस वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे ताकि हमें पता होगा इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगर स्टोर्स कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, ठीक है। May 1st, purchased merchandise from Nadir stores with credit terms 2, 10 and 30 rupees 10,000, ठीक है। अभी क्योंकि अभी सिर्फ परचेज किया है, हमें सिर्फ क्रेडिट टर्म्स का पता होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर दूं, 2, 10 एंड 30 का मकसद 2% डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट कर दी, और अगर ऐसा नहीं किया तो 30 दिन के क्रेडिट डेज हैं टोटल पे करने के लिए। अच्छा, अभी हम देखते हैं आगे जाके कि ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नादिर ऑन अकाउंट, क्योंकि देखिए विद क्रेडिट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना रुपीज 10,000। अब बच्चे पूछेंगे भाई हम इसको अकाउंट पेबल यानी कि क्रेडिट के टर्म में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि गौर से देखें क्रेडिट टर्म्स दी ही जब जाती हैं जब आप उधार पे कोई चीज खरीदो, ठीक है। तो क्रेडिट टर्म्स दी जा रही हैं, इसका मकसद ये कि ये जो उधार मर्चेंडाइज जो परचेज की गई है फ्रॉम नादिर स्टोर्स, ये उधार पे ली गई है, ठीक है। कितने की? 10,000 रुपए की। ऑब्वियसली फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी मर्चेंडाइज और गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग आप खरीदते हैं तो उसको हम परचेजेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप गुड्स एंड मर्चेंडाइज खरीदेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस है हक, तो आपका नाम स्टोर्स है, आप स्टोर्स वाले क्यों खरीदते हैं? खरीद के बेचना होता है उनको। तो हम दैट इज व्हाई वी विल यूज द टर्म परचेजेस। परचेजेस ऑब्वियसली मर्चेंडाइज हमारी एसेट होती है, तो जब भी इंक्रीज होगा वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। उसके बदले में क्योंकि क्रेडिट टर्म्स यानी कि उधार पे लिया है विद नादिर स्टोर, देखें नाम तो मेंशन है नादिर स्टोर, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कोई नोट साइन किया अगेन, या कोई डॉक्यूमेंट साइन किया, कोई अग्रीमेंट साइन किया। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अगर यहाँ पे टर्म ये होता कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नादिर स्टोर एंड साइंड अ नोट और साइंड अ डॉक्यूमेंट टू पे 10,000, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं नोट्स पेबल, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऐसा सच टर्म को यूज नहीं हुई है, सो वी आर जस्ट यूजिंग अकाउंट्स पेबल। लेकिन ये बात हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट भी सुन लीजिए, ये बात याद रखिएगा, अकाउंट्स पेबल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बिजनेसेस में नाम से आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये अकाउंट्स पेबल किससे रिलेटेड है, क्योंकि देखिए अकाउंट्स पेबल का मकसद तो इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी लायबिलिटी किसके खाते में है। फॉर एग्जांपल आपने टोटल लिखा हुआ है कि आपकी टोटल अकाउंट्स पेबल 1 मिलियन रुपीस है, लेट्स सपोज। अब आपको यही नहीं पता कि इस 1 मिलियन में से कितना किसको पे करना है, तो ये तो आपके लिए मसला बन सकता है, ठीक है। सो हमेशा हमेशा अगर अकाउंट्स पेबल आप यूज करें टर्म, अगर बिजनेस का नाम नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे नादिर स्टोर नहीं होता तो मैं यहाँ पे नादिर स्टोर नहीं लिख रहा होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें मिला हुआ है नादिर स्टोर्स का नाम, तो हम इस अकाउंट्स पेबल को रेफर कर रहे हैं विद द नेम ऑफ नादिर स्टोर्स, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट 10,000, अकाउंट्स पेबल नादिर स्टोर 10,000। क्यों? परचेजेस यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ, मर्चेंडाइज हमारी इंक्रीज हुई, डेबिट। अकाउंट्स पेबल मींस कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, अभी हमने कैश पे नहीं किया, तो अकाउंट्स पेबल नादिर क्रेडिट, ठीक है। और नरेशन दे दी टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। सेकंड पे आ जाए, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अली ट्रेडर्स विद क्रेडिट टर्म्स 215 एंड 45। देखें अब यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स और अमाउंट डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 215 एंड 45, यानी कि टोटल हमारे पास क्रेडिट डेज है 45, लेकिन अगर 15 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया गया तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगेन ये मोर और लेस सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी विद डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट नेम। परचेजेस डेबिट 15,000, ठीक है।
अकाउंट्स पेबल, अब देखें यहाँ पे जैसे, मतलब अब देखें यहाँ पे इससे क्लासिफिकेशन हो गई कि ये अकाउंट्स पेबल अर्ली ट्रेडर्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, ये 15,000 रुपए अर्ली ट्रेडर को देने हैं और ऊपर जो 10,000 रुपए हैं वो नादिर स्टोर्स को देने हैं। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन वाला पर्पस भी हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको कितने पैसे किसको देने हैं, ठीक है, आपके पास खुद का रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे लिख दिया टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मकसद है उधार, चाहिए। तीसरी एंट्री है कैश परचेजेस 10,000, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कैश परचेजेस का मकसद ये है कि एक्स वाई जी किसी भी बंदे से खरीदी गुड्स, लेकिन मर्चेंडाइज जो भी खरीदनी गुड्स या मर्चेंडाइज वो कैश पे खरीदनी, तो इट इज वेरी सिंपल, परचेजेस डेबिट हो जाएगा 10,000, सही है। और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, कोई उधार नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। परचेजेस डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 10,000। फिर आ जाते हैं May 5 पे, कैश सेल्स। यहाँ पे अगर गौर करें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कैश सेल्स, यानी कि गुड्स जो है आपने जो बेची हैं वो पैसों के गर्ज पे बेची हैं, कोई उधार इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली कैश आपके बिजनेस में आया 30,000 से, कैश डेबिट हो गया, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज होगा डेबिट। सेल्स इज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, तो सेल्स जब यानी कि जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सो सेल्स का नाम आ गया और क्रेडिट 30,000, ठीक है। आते हैं अब नंबर में 8 वाली एंट्री पे, देखिए अब यहाँ से आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगी जो हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। May 8 पेड कैश टू द नादिर स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब देखिए बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ तो भाई ना अमाउंट दिया हुआ है, ना कुछ बताया हुआ है, मैं एंट्री क्या पास आउट करूं? तो देखिए अब आपको ऊपर रेफर करना पड़ेगा कि नादिर स्टोर से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ विद अ कलर, फॉर एग्जाम्पल येलो, ठीक है, सही है। कि भाई एक मिनट, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया येलो से, कि मार्च जो May 1 था, यहाँ आपने परचेज करी थी मर्चेंडाइज तो आपने एंट्री बना ली। देखिए अब May 8 को क्या हो रहा है, अगेन May 8 को लिखा हुआ आ रहा है कि पेड कैश टू नादिर स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब आपको रेलेवेंस इसकी बनानी है May 1 वाली एंट्री से, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, अभी भी बता देता हूँ। देखिए अब आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। देखें यहाँ पे टर्म क्या थी, क्रेडिट टर्म 2, 10 एंड 30 और टोटल अमाउंट था 10,000, ठीक है। विच मीन्स कि अगर हक स्टोर्स ने नादिर स्टोर्स को 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, तो हक स्टोर्स को, जिसका अभी आप जनरल जर्नल बना रहे हैं, उसको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर आप दिन काउंट करें यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8, यानी कि 8 दिन हो रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, इंक्लूडिंग May 1। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा उस डेट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 8 दिन बन रहे हैं। इट मींस हक स्टोर्स ने जो नादिर स्टोर्स का जो डिस्काउंट की ऑफर थी वो अवेल कर ली, 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया। इसका मकसद है 2% डिस्काउंट अवेल कर लिया। इसकी एंट्री कैसे बनेगी जरा आप देखें जरा। May 8 अकाउंट्स पेबल, क्योंकि देखें लायबिलिटी तो पूरे अपने अमाउंट से ही डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो May 1 की जो लायबिलिटी थी वो कितनी थी नादिर स्टोर्स की, 10,000, वो आपने डिस्चार्ज कर दी। अच्छा यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया, अकाउंट्स पेएबल यहाँ पे मैं लिख दूंगा नादिर स्टोर्स, ठीक है। ये पूरा कम हो गया 10,000 से, सही है। अब उसके अगेंस्ट में आप रीजन क्या देंगे, क्योंकि आपने पे कर दिया कैश। अब कैश कैसे पे किया, आपने डिस्काउंट अवेल करके कैश पे किया है। तो सबसे पहले तो आप वही कंप्यूटेशन करेंगे कि 10,000 का 2% कितना बनता है, 200। तो यानी कि आपने कैश कितना पे किया, 9,800। तो यहाँ गौर करें, कैश इज क्रेडिटिंग विद द अमाउंट 9,800, सही है। और जो बचा रीजन, वो कौन सा रीजन बचा, परचेजेस डिस्काउंट, क्योंकि हक स्टोर ने उनकी ऑफर को अवेल कर लिया, ठीक है। अवेल करने का मकसद ये है कि हक स्टोर्स को जो है वो डिस्काउंट मिला, ठीक है। हक स्टोर्स को डिस्काउंट मिलने का मकसद ये है कि यहाँ पे परचेजेस डिस्काउंट की टर्म यूज हो जाएगी, ठीक है। और परचेज डिस्काउंट कितना मिला भाई, 200 रुपए, क्योंकि 10,000 का जो 2% बनता है वो 200 रुपीज बनता है, सही है। तो ये आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अच्छा देखें, अब ये तो हो गई बात कि भाई नादिर स्टोर्स का आपने पूरा पे कर दिया, ठीक है। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब भी ये टर्म यूज होगी आपको प्रीवियस एंट्री से उसको रेफर करना पड़ेगा। इस केस में हक स्टोर्स को 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और वो 9,800 इन टर्म्स ऑफ कैश पे कर रहे हैं। परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट में लिखने का रीजन मैंने पहले भी बताया था कि आपको डिस्काउंट मिलता है तो इट इज अ काइंड ऑफ अ बेनिफिट फॉर यू, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में हक स्टोर्स को डिस्काउंट मिला है, so this is a kind of a benefit, kind of a revenue, not a direct revenue, but the nature is of revenue.
तो रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड होता था तो हम क्रेडिट के साइड पे रिकॉर्ड करते थे। सो दिस इज द रीजन ऑफ रिकॉर्डिंग परचेजेस डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। कि इसकी नेचर कहीं ना कहीं रेवेन्यू से जाके मिलती है, क्योंकि ये एक तरीके का फायदा है, ठीक है, जो किसी कंपनी को मिलता है। इस केस में हक स्टोर्स को मिलता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मे 9 वाली ट्रांजैक्शन पे, दैट इज पेड कैश टू अली ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अगेन आप बच्चा सोचेगा भाई ना तो यहाँ पे अमाउंट गिवन है ना कुछ, मैं इसकी एंट्री कैसे पास आउट करूं। अगेन मैं आपको फिर बता दूं, आपको रेफर करना पड़ेगा उस एंट्री से जो आपने बनाई थी मे 2 को। देखें, अब मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता भी चल जाए कि हो क्या रहा है। मे 9 वाली जो एंट्री है वो रिलेट कर रही है मे 2 वाली एंट्री से। कैसे? आपने जब हक स्टोर्स ने जब मर्चेंडाइज परचेज करी थी अली ट्रेडर से, तो 15,000 रुपए की परचेज करी थी, लेकिन क्रेडिट टर्म्स के साथ परचेज करी थी, यानी उधार पे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 9th ऑफ मे को आप जो हक स्टोर्स हैं वो पे कर रहे हैं कैश टू अली ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट। अब आपको वही अगेन आपको डेट के साथ साथ आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब अगर आप गौर करें, क्रेडिट टर्म थी 2, 15 एंड 45, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर हक स्टोर्स ने पे कर दिया तो उनको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप मे 2 से मे 9 तक का हिसाब लगाएं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 8 दिन बन गए। यानी कि जो हक स्टोर्स है उन्होंने विद इन 8 डेज पेमेंट कर दिया है। 8 डेज में पेमेंट करने का मकसद ये है कि 15 दिन वाली ऑफर अवेल कर ली है। अगेन अब 15 दिन वाली ऑफर अवेल करने का मकसद है कि 2% डिस्काउंट उनको मिल गया हग स्टोर्स को। अब ये अगेन वैसी ही एंट्री बनेगी जैसे नादिर स्टोर्स वाली है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे आ जाएगा अली ट्रेडर्स, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अली ट्रेडर्स की जो मे 2 की जो एंट्री थी वो थी कि भाई आपको अली ट्रेडर्स को 15,000 रुपए पे कर देते हैं। अब आपकी जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई वो पूरी की पूरी 15,000 से डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट में रीजन क्या आएगा कि आपने 14,700 रुपए कैश की फॉर्म में पे किया, ठीक है। और आपको जो ढाक स्टोर्स को जो डिस्काउंट मिला वो मिला 300 रुपए का। अगेन 15,000 का अगर आप 2% निकाल लें तो वो 300 रुपए बनेगा, ठीक है। और उसमें से आप माइनस कर दें तो आप इन एक्चुअल जो हक स्टोर कैश पे कर रहा है वो है 14,700 रुपए। और उसके बदले में क्योंकि उसने 15 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कहलाएगा परचेज डिस्काउंट, ठीक है। और अगेन आई एम मेंशनिंग कि जब भी डिस्काउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो उसके लिए इट इज अ काइंड ऑफ अ बेनिफिट, a kind of a revenue by nature, not exactly, ठीक है। So that is why we are recording it on the credit side। और यहाँ पे हमने नरेशन में रीजन दे दिया टू रिकॉर्ड पेड कैश टू अर्ली ट्रेडर्स एंड अवेल डिस्काउंट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मे 20 पे। दिस इज सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद ₹30,000 विद क्रेडिट टर्म्स। अब देखें यहाँ पे उल्टा केस है, ऊपर हो रहा था आप जो हक स्टोर्स है वो मर्चेंडाइज को परचेज कर रहा था। इस केस में मर्चेंडाइज सेल कर रहा है हक स्टोर्स, ठीक है। किसको भाई? जावेद को 30,000 विद क्रेडिट टर्म्स। अभी तो क्योंकि सेल हुआ है, अभी कोई प्रोसीडिंग का जिक्र नहीं है। विद क्रेडिट टर्म्स का मकसद वही कि उधार में बेचा है। तो मे 20 की एंट्री बन जाएगी अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम जावेद 30,000। तो रिसीवेबल अगेन यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ टर्म, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है फ्रॉम जावेद या विद जावेद, कोई नोट साइन हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई हम अभी नोट्स रिसीवेबल नहीं ले रहे, हम अकाउंट रिसीवेबल इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइलेंस है, मेंशन नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है या नहीं, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट। अभी पैसा आपको मिलना है 30,000 फ्रॉम जावेद, तो आपने लिख दिया 30,000, ठीक है। सिमिलरली सेल्स क्रेडिट 30,000, सही है। क्योंकि क्यों? क्योंकि आप सेल्स बेच रहे हो मर्चेंडाइज, जब भी आप सेल करते हो तो आप सेल्स का नाम यूज करते हो, और सेल्स इज अ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू इज ऑलवेज रिकॉर्डेड व्हेनेवर इट इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। लिख दिया आपने टू रिकॉर्ड गुड सोल्ड टू जावेद ऑन क्रेडिट, सही है। सिमिलरली मे 22 को क्या हो रहा है? सोल्ड मर्चेंडाइज टू हादी ट्रेडर्स 40,000 विद क्रेडिट टर्म्स। सेम वही एंट्री है, बस नाम चेंज है, टर्म्स चेंज है और अमाउंट चेंज है, ठीक है। सही है। क्रेडिट टर्म्स क्या है? 2, 8 एंड 30, सही है। अभी हमें इस पे नहीं जाना क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ हक स्टोर्स ने सेल किया है, तो हम इसकी ट्रांजैक्शन बना लेंगे। अगेन अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा हादी के नाम से, कि आपको हादी से, मिस्टर हादी से 40,000 रुपए वसूल करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको सेल करी है अपनी मर्चेंडाइज ऑफ ₹40,000, ठीक है। अगेन कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, कोई नोट साइन हुआ है, सो दैट इज व्हाई वी आर रेफरिंग इट एज अकाउंट रिसीवेबल हादी 40,000। और सेल्स का मकसद ये है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू, आपने अपनी मर्चेंडाइज सेल करी है, तो जब भी मर्चेंडाइज सेल करने का मकसद है कि यू विल रिकॉर्ड इट एज सेल्स, तो 40,000 ये आ गया, सही है। अब अगेन अब वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा
ये तो हो गया 20 का और 22 का। अब आ जाए May 28 पे। रिसीव कैश फ्रॉम जावेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अगेन अब यहाँ पे कोई अमाउंट मेंशन नहीं, बच्चा परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब आपको रेफर करना पड़ेगा उस एंट्री पे जहाँ पे जावेद का नाम का जिक्र है। यहाँ आप गौर करें May 20 को, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं, May 20 को जिक्र हो रहा है कि आपने जो हक स्टोर्स हैं उन्होंने मिस्टर जावेद को 30,000 रुपए की जो है वो गुड सेल करी थी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, ठीक है। और May 28 को जिक्र हो रहा है कि मिस्टर जावेद से पैसा वसूल हो गया इन फुल सेटलमेंट। अब जरा गौर कीजिए, आपने जो हक स्टोर्स हैं उन्होंने किन टर्म्स पे सेल की थी गुड्स, 4, 15 एंड 30। यानी कि अगर 15 दिन में जावेद भाई ने पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिलेगा 4% का, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सही है। अब अगर आप दिन काउंट करें अगेन, तो 20 से लेकर 28 तक कितने दिन बन रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इंक्लूडिंग May 20। हमेशा याद रखिएगा उस दिन को हमेशा हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग May 20 टिल 28, 9 दिन बन रहे हैं। डिस्काउंट के लिए ऑफर अवेल करने के लिए क्या कंडीशन थी कि 15 दिन में अगर पे कर दिया तो इतना परसेंट डिस्काउंट। तो पॉइंट इज जब 15% 15 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया तो फिर डिस्काउंट अवेल हो गया ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 9 दिन में पे कर रहे हो तो आपको 15 दिन वाली ऑफर मिल गई, सही है। तो 15 दिन वाली ऑफर मिलने का मकसद ये है कि हक स्टोर्स ने जो है डिस्काउंट दिया है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया है कि डिस्काउंट लेने में और देने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है आपको खुशी होती है, लेकिन जब आप डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन अकाउंट आप दे रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कैटेगराइज, ये हमेशा ये कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि हक स्टोर्स ने जावेद को अपना डिस्काउंट दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लें, 30,000 का 4% कितना बन रहा है, ये देखें। जो अकाउंट रिसीवेबल था फ्रॉम मिस्टर जावेद, ये देखें 20 मई को था 30,000, तो वो तो खत्म हो गया, यानी कि अब आपको एक भी रुपया वसूल नहीं करना। तो अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, कम हो जाएगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो चलें आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट लिख दिया 30,000, अगेंस्ट में डेबिट में ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कैश रिसीव किया है हक स्टोर्स ने, और वो कैश कितना रिसीव किया है आफ्टर डिस्काउंट, आपने कैश रिसीव किया है 28,800 का, तो आपने लिख दिया कैश डेबिट 28,800, सही है। फिर डिस्काउंट क्योंकि दिया गया है, अगेन डिस्काउंट देने का मकसद है कि इट इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन अकाउंट देते हो। तो अगर हक स्टोर्स ने डिस्काउंट दिया है तो वी आर कैटेगराइजिंग इट एज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस। सो सेल्स डिस्काउंट इज रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज जब भी एक्सपेंस बढ़ता है वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। और सेल्स डिस्काउंट को मैं एक डायरेक्ट एक्सपेंस हरगिज नहीं बोल रहा, इट इज बाय नेचर इसको मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ। जैसे ऊपर के केस में, यहाँ नादिर स्टोर्स के केस में मैंने बताया हक स्टोर्स को डिस्काउंट मिल रहा था, तो वी वर रिकॉर्डिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैटेगराइजिंग इट एज अ नेचर ऑफ रेवेन्यू परचेज डिस्काउंट। सिमिलरली उल्टा करने इसको तो ये बनेगा सेल्स डिस्काउंट, और सेल्स डिस्काउंट बाय द नेचर हमने कहा था कि इट इज रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो मिस्टर जावेद से या जो भी हमारी प्रोसीडिंग हुई, जो भी आगे जाके हुआ, तो हमने जो पैसा वसूल किया भाई, ये देखें। अच्छा मैं यहाँ एक और अगेन मेंशन करना भूल गया, वे लिखूंगा मैं यहाँ पे ताकि क्लियर रहे कि कौन सा अकाउंट से हो, ठीक है। तो हक स्टोर्स ने रिसीव करा आफ्टर डिस्काउंट 28,800, क्योंकि क्रेडिट टर्म्स थी कि अगर 15 दिन के अंदर पे कर दिया तो आपको हक स्टोर डिस्काउंट देगा 4% का। और क्योंकि 28 मई को हो गई है जावेद भाई की तरफ से पेमेंट, तो इसका मकसद है कि जावेद भाई ने डिस्काउंट अवेल कर लिया और हक स्टोर्स को डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई कैश रिसीव हुआ 28,800, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज हुआ डेबिट, सेल डिस्काउंट इज बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, सो हम इसको बाय नेचर एक्सपेंस कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हमने डेबिट कर दिया 1200। और अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि एक एसेट था जो कि 20 मई तक था, लेकिन अब क्योंकि अब आप एक भी रुपया वसूल नहीं करना तो अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट खत्म हुआ यानी डिक्रीज हुआ, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब आ जाते हैं हम May 29 पे। ऑनर विथड्रू कैश 5,000 एंड मर्चेंडाइज 10,000 फॉर पर्सनल यूज, देखें। ये वो एंट्री है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो वी कैटेगराइज इट एज अ कैपिटल, ठीक है। अगर ओनर अपने बिजनेस से कुछ निकाल ले तो वी कैटेगराइज इट एज ड्राइंग। ड्राइंग का मकसद होता है कि अपने बिजनेस से कोई चीज निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें हमने क्या एंट्री बनाई, ड्राइंग डेबिट 15,000 टोटल, क्योंकि अपने ओनर ने क्या क्या निकाल लिया बिजनेस से, बिजनेस से कैश निकाल लिया 5,000 और मर्चेंडाइज निकाल ली 10,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश क्रेडिट 5,000, क्योंकि बिजनेस से कैश चला गया,
तो कैश क्रेडिट हो गया, कैश इज एन एसेट, बिजनेस से कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली मर्चेंडाइज क्रेडिट 10,000, क्योंकि बिजनेस से मर्चेंडाइज चली गई, ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया तो हमने 10,000 लिख दिया। अच्छा, इस स्टेज पे बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे परचेजेस क्यों नहीं लिखा? हम जब परचेज यानी कि ये बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, जब हम मर्चेंडाइज खरीद रहे थे तो परचेजेस कर रहे थे, मर्चेंडाइज को बेच रहे थे तो सेल्स के नाम से लिख रहे थे, लेकिन जब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो हम मर्चेंडाइज का नाम यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि नेचर चेंज हो रही है यहाँ पे। खरीदने में अपने बिजनेस के लिए वो टर्म यूज हो रही है परचेजेस, क्योंकि हमने खरीदा है। सेल्स जब बेच रहे हैं तो सेल्स का नाम यूज कर रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब ओनर अपने बिज़नेस से कोई चीज़ निकाल लेगा, तो वो उसी नाम से क्रेडिट होगी। यानी कि निकालने का मकसद होगा कि वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी, अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो चीज़ डेबिट हो जाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिज़नेस, तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर ओनर जो है अपने बिज़नेस से कैश विथड्रॉ कर लेगा, तो कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि बिज़नेस से तो कैश जा रहा है ना। इस केस में अगर आप देखें 29th ऑफ मई को 2 काम हुए हैं। एक तो बिज़नेस से कैश निकाला है ओनर ने और मर्चेंडाइज़ निकाली है। तो जो चीज़ ओनर अपने बिज़नेस से निकाल लेता है, वो उसी नाम से क्रेडिट होती है, ठीक है? और ड्राइंग मैंने आपको बता दिया था कि ड्राइंग वो अकाउंट होता है, हम इस चीज़ को रेफर करते हैं कि बिज़नेस में से कितनी चीज़ें ओनर ने निकाल ली हैं, कितने अमाउंट से निकाल ली हैं। तो ड्राइंग अकाउंट इज़ यूज्ड, और ड्राइंग की नेचर हम एक्सपेंस से इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि बिज़नेस से वो चीज़ें चली जाती हैं। सो दैट इज़ व्हाई ड्राइंग की नेचर है एक्सपेंस वाली। तो ड्राइंग और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता था, कहाँ रिकॉर्ड होता था? ऑन द डेबिट साइड। Similarly, drawing is recording on the debit side because drawing has the nature of expense. It is not an expense, it has the nature of expense. ठीक है? सिमिलरली बिज़नेस से कैश चला गया, मर्चेंडाइज़ चली गई 5,000 10,000, तो टोटल कितना हो गया? 15,000 रुपए। और नरेशन लिख दिया टू रिकॉर्ड ड्राइंग्स ऑफ ओनर फ्रॉम द बिज़नेस, ठीक है? फिर आ जाए मई 30 पे। देखिए मई 30 को क्या हो रहा है? ओपन अ बैंक अकाउंट विद नेशनल बैंक विद अ टोटल ऑफ 20,000। सिंपल सी एंट्री है, इसमें कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि आपने अपने पैसे जो आपके बिज़नेस के गुल्ले में थे या बिज़नेस के गल्ले में या गुल्लक में जो आपने रखे हुए थे, वो आपने निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। कैश आपके हाथ से आपके बैंक अकाउंट में चला गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। तो बैंक आपका डेबिट हो गया, यानी कि बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 20,000 से, क्योंकि बैंक में पैसा चला गया, और आपके बिज़नेस से कैश चला गया। भाई देखिए, आपके पास हार्ड कैश था, आपने ले जाके वो बैंक में जमा करा दिया, दिस इज़ द ट्रांज़ैक्शन। हुआ क्या? जेब में जो पैसा था वो चला गया, लेकिन वही पैसा बैंक में डिपॉज़िट हो गया। सो आपने बैंक देखिए, बैंक में एक बात आपको, फिर बच्चे थोड़ा-सा इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कैश इन हैंड होने में, ठीक है? और कैश एट बैंक होने में डिफरेंस है, ठीक है? ये मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए, इन हैंड होने का मकसद ये है कि आपके हाथ में मौजूद है, सही है, आपका कैश, ठीक है, आप उसको रेडीली अवेलेबल है, आपके लिए यूज़ कर सकते हो। एट द बैंक देखिए, किसी बिज़नेस का बैंक अकाउंट भी तो हो सकता है ना, और बैंक अकाउंट भी आपका असासा होता है। बैंक अकाउंट इज़ आल्सो एन एसेट, ठीक है? सो जब भी बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट इज़ एन एसेट, ठीक है? इंक्रीज़ होगा डेबिट, आपके पास से कैश चला गया, कैश इज़ एन एसेट, चला गया क्रेडिट, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। And last transaction is May 31st, paid salaries by check 4,000 and rent expense by 8,000। अच्छा, अब यहाँ बच्चे बोलेंगे भाई ये क्या? ये तो 2 चीज़ों को मर्ज करके लिख दिया। तो मैं आपको अगेन बता दूँ, अगेन रिपीट कर दूँ कि किसी अगर एंट्री में मोर देन 1 डेबिट या मोर देन 1 क्रेडिट होते हैं, तो उनको एक साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है, और उस एंट्री को जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट हो, उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है? तो ये रिकॉर्ड कैसे होगा? सिंपल है। जो चीज़ कैश चेक से रिकॉर्ड हो रही है, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। लिखा हुआ है पेड सैलरीज़ बाय चेक 4,000, तो आपने यहाँ लिख दिया सबसे, क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं आप, तो सैलरी एक्सपेंस इनकर हो गया। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 4,000, ठीक है? दूसरा कौन-सा एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं? रेंट एक्सपेंस बाय कैश। अभी ये छोड़ दें कि किससे पे हो रहा है, बस ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंस कौन-सा है। रेंट एक्सपेंस 8,000, तो एक्सपेंस मैंने आपको जैसे पहले बताया, जब भी एक्सपेंस इनकर होता है, इंक्रीज़ होता है, तो हम डेबिट करते हैं, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया 8,000, ठीक है? अब आपने इनका रीज़न देना है, और रीज़न हमेशा क्रेडिट में मिलेगा आपको। तो आपने मेंशन कर देना है कि भाई सैलरीज़ बाय चेक का मकसद है, चेक का मकसद क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है? तो भाई आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया बैंक क्रेडिट 4,000, ये देखें सिमिलर हो गया, सैलरीज़ 4,000, बैंक 4,000। तो जो ओनर है वो रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा, जो सैलरी एक्सपेंस है वो हमने बैंक से पे किया है, ठीक है? और सिमिलरली रेंट एक्सपेंस बाय कैश पे किया है, तो कैश क्रेडिट कर दें आप 8,000, रेंट एक्सपेंस 8,000, कैश 8,000, ठीक है? तो इस तरह जो आपका जो भी बंदा जनरल जनरल पढ़ेगा, वो रिलेट कर लेगा कि अच्छा, जो सैलरी एक्सपेंस पे हुआ है 4,000 का, वो बैंक से पे किया गया है, ठीक है? और जो रेंट एक्सपेंस पे किया गया है, वो कैश से किया गया है।
दैट इज इट, ठीक है। इस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इन्वॉल्व है। सो ऐसी एंट्री, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। और उसकी नरेशन हमने दे दी, तो रिकॉर्ड पेड सैलरी एंड रेंट एक्सपेंस बाय बैंक एंड कैश, दैट्स इट, ठीक है। सो देखिए इन सवालों को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको मसला होगा तो नहीं इंशाल्लाह, अगर आप इस चीज को रेफर सही से करेंगे। हमेशा जब भी परचेज मर्चेंडाइज, सेल मर्चेंडाइज का कोई क्वेश्चन आए और इस तरह के क्वेश्चन आए कि जिसमें फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हो कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो आप हमेशा प्रीवियस एंट्री से रेफर करना होता है। और वो कैसे रेफर करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। इंशाल्लाह अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे एज एन असाइनमेंट, और फिर वो उनकी बेसिस पे आपको रिव्यू किया जाएगा कि आप बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। थैंक यू सो मच।